हेलो एवरीवन, मैं विनय उपाध्याय प्रेजेंट कर रहा हूँ और इस वीडियो में बेसिकली हम लोग देखेंगे एक और साइंस का इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें ध्वनि यानी कि साउंड से रिलेटेड लगभग 100 के आसपास मैं क्वेश्चन बताऊंगा। सभी के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के पहले खुद से प्रयास करिएगा। सभी क्वेश्चंस के लिए 4 ऑप्शंस रहेंगे, ठीक है। और आखिरी में एक होमवर्क क्वेश्चन भी मैं आप लोगों से पूछूंगा। इसी तरह के टॉपिक वाइज मैंने वीडियोज़ बना रखे हैं जनरल साइंस के, आपको मिल जाएगा जनरल साइंस के प्लेलिस्ट में। उसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और एक एक करके सभी प्रश्नों को देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अनुदैर्घ्य तरंग होते हैं ध्वनि तरंगों की प्रकृति, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है। तो इन चारों में से सत्य कौन है ये बताना है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर इनकी चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, यही सत्य है, ठीक है। ये कथन सही है। चलिए नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है। क्वेश्चन है कि अश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। अश्रव्य जो आसानी से मतलब अश्रव्य मतलब कहने का मतलब अश्रव्य होती है 20 हर्ट्ज से कम की होती है, सबसे कम ही होता है अश्रव्य तरंग। नेक्स्ट है कि परश्रव्य तरंगों से ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति तो 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है, ठीक है, यानी 20,000 हर्ट्ज आप बोल सकते हो, इससे अधिक होती है। चलिए नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है। क्वेश्चन है कि परश्रव्य तरंगे मनुष्यों द्वारा तो नहीं सुनी जा सकती है, उतनी आवाज़ नहीं सुनी जा सकती है। परश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था। तो गॉल्टन ने। परश्रव्य तरंगों को सबसे पहले गॉल्टन ने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था। नेक्स्ट है, शिकार, परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का उपयोग करते हैं। तो ये प्रयोग करते हैं प्रतिध्वनि का निर्धारण, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न कि कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन है अल्ट्रासोनिक तरंग, ठीक है। नेक्स्ट है, ध्वनि का तत्व पिच किस पर निर्भर करता है। तो आवृत्ति पर निर्भर करता है। जो ध्वनि का तारत्व या पिच जिसको बोलते हैं वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है। तो परश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है विमान के आंतरिक भागों की सफाई में। नेक्स्ट है, देखिए बिहार एसएससी में 2015 में पूछा गया 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है। इसको बोलते हैं श्रव्य या ऑडिएबल ध्वनि, ठीक है। तरंग का वेग v है, आवृत्ति n है और तरंग दैर्घ्य जो है उसको लैम्डा से संबंधित किया जाता है। इन तीनों के बीच में रिलेशन बताना है। ये आता है फॉर्मूला, हमेशा पूछा जाता है, v = n लैम्डा होता है, याद रखिएगा ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है। तो वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण। चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है क्योंकि इसके पीछे रीजन है, वे अति तीव्र ध्वनि तरंगे पैदा करती हैं जो उसका नियंत्रण करती हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अगला प्रश्न है कि देखिए कथन है, चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु से बिना टकराए हुए उड़ता है। कारण है, चमगादड़ों में इंफ्रासोनिक तरंगे निकलती हैं। इसमें बताना है कि इसका देखिए सही जवाब होगा ए सही है परंतु आर गलत है, ठीक है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी। तो प्रेशर का तो कोई इस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, वही रहेगा 332 मीटर प्रति सेकंड ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट है, ये भी एसएससी का क्वेश्चन है कि निम्न द्रव्य में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। तो स्टील में सबसे तेज यात्रा करती है। बादलों की बिजली की चमक के काफी समय बाद बादलों की गर्जना सुनाई देती है, इसका कारण है। तो प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल में बहुत अधिक है, ठीक है, ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट है, देखिए सब एग्जाम के क्वेश्चन है। वायु में ध्वनि का वेग है लगभग
तो 330 मीटर प्रति सेकंड। किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? तो ठोस में सबसे तेज चलती है ध्वनि। चलिए अगला प्रश्न है, ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है और ठोस में सबसे अधिक होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? तो लोहा में, क्योंकि सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है ये। चलिए नेक्स्ट है, ये सभी एग्जाम के क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? इन तीनों में से कौन, मतलब चारों में से कौन सही नहीं है ये बताना है। तो तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, सही है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता, ये भी सही है। ठीक है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम होता है, ये गलत है। आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन में वायु के ध्वनि वेग प्रभावित नहीं होता, ये सही है। मतलब सी इसमें गलत है। वायु में ध्वनि का वेग तो तापमान के घटने से घटता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कथन है और ये कारण है। रेलगाड़ी के इंजन से निकली भाप पहले दिखाई पड़ती है और सीटी बाद में सुनाई पड़ती है। कारण है कि प्रकाश तरंगों की चाल की तुलना में ध्वनि तरंगों की चाल बहुत कम होती है। तो देखिए इसका सही जवाब होगा कि ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी है। चलिए नेक्स्ट है, प्रश्न है, पराध्वनिक विमान उड़ते हैं तो ध्वनि की चाल से अधिक चाल से उड़ते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है कि वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में उन्हीं परिस्थितियों के में ध्वनि के वेग के अनुपात को क्या कहते हैं? तो बेसिकली ये बोलते हैं इसे मैक संख्या, मैक नंबर। मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है, तो वायुयान के। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, तो डेसिबल में मापा जाता है ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण। चलिए नेक्स्ट है, प्रश्न है कि साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता होती है, तो 30 से 40 डेसिबल। ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है क्या कहलाती है? इसको तारत्व बोलते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी यानी कि ग्रेव या पतली श्रील होती है? तो ग्रेव या श्रील ये डिपेंड करता है किस पे? तो तारत्व पे, पिच पे। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का वह तारत्व अधिक होता है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, एकदम रट लीजिए। ठीक है। और इस तरह के बहुत सारे ऑलरेडी मैंने वीडियोस बना रखे हैं, आप देखिए और प्रैक्टिस करिए। एक युवक पुरुष की आवाज़ की तुलना में छोटे बच्चे की आवाज़ अधिक प्रिय क्यों लगती है? देखिए एक ही क्वेश्चन को कितने तरीके से पूछा जा सकता है, क्योंकि बच्चे की आवाज़ का तारत्व पुरुष की आवाज़ के तारत्व की तुलना में अधिक होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की आवाज़ की आवृत्ति अधिक होती है। यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है। तो ये किया जा सकता है केवल ध्वनि की गुणता के चलते। देखिए आईएएस क्वेश्चन पूछा गया आईएएस में। चलिए नेक्स्ट है, देखिए सब एग्जाम के क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता? तो ध्रुवण। ध्वनि तीव्रता डेसिबल में वो अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता, तो 95 डेसिबल के ऊपर सुन नहीं सकता। निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? तो हवाई जहाज की उड़ान भरने से। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, देखिए ये भी क्वेश्चन यूपी पीसीएस का है। नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए घटती जाती है, घटना उदाहरण है। तो ये घटना उदाहरण है डॉपलर प्रभाव का। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता क्योंकि ध्वनि प्रचलित करने का माध्यम वहां पे नहीं होता है। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? तो ध्रुवण। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट है, चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं क्योंकि उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक ही दिशा में इंगित करती है। डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता के लिए।
ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, ये सब एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रतिध्वनि का कारण है तो वहीं ध्वनि का परावर्तन। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, तो 17 मीटर। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित होती है। आधारित होती है रेडियो तरंगों का परावर्तन पे। किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल क्या होना चाहिए, तो 1/10 सेकेंड। ठीक है, मतलब सेकेंड का 10वां हिस्सा बोल सकते हो, 1/10। नेक्स्ट, अच्छे ऑडिटोरियम की दीवारें, छत व फर्श किसी रेशेदार पदार्थ, कालीन, ग्लास, फाइबर आदि से ढके रहते हैं। इसका उद्देश्य होता है तो ध्वनि का अवशेषण करके प्रतिध्वनि को रोकना। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है, तो वही 1/10 सेकेंड, अभी मैंने आपको बताया। चलिए नेक्स्ट है, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि करते हैं, तो परावर्तन के चलते। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए, तो लगभग 56 फीट। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये कार्य करता है परावर्तन के सिद्धांत पर। चलिए नेक्स्ट है, ये सब एग्जाम के क्वेश्चन है। प्रतिध्वनि तरंगों के कारण उत्पन्न होती है, तो परावर्तन। प्रतिध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है, तो नौ संचालकों द्वारा ये उत्पन्न में लाया जाता है। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ, सोनार का पूरा नाम SONAR, इसका फुल फॉर्म क्या होगा। इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में सभी लोग लिखिए, जल्दी से लिखिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न के अनुरण काल हॉल के आयतन के बीच संबंध का प्रतिपादन किया है, तो ये किया है सेबिन ने। गुंजहीन हॉल यानी कि डेड हॉल का अनुरण काल होता है, अनुरण काल, तो ये होता है 0 सेकेंड। जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है, क्योंकि पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल के टूटने का खतरा रहता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, प्रश्न कि हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं, यह संभव है, तो अनुनाद के कारण। कहा जाता है कि जब तानसेन गाता था तो खिड़की के कांच या कांच के गिलास के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। यदि ऐसा संभव भी हो तो ध्वनि के किस गुण का कारण होगा, तो वो होगा अनुनाद के चलते। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, ये भी देखिए एग्जाम का क्वेश्चन है कि जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। इसका कारण है, इसका कारण अनुनाद है। रेडियो का समस्वरण जो है, समस्वरण स्टेशन उदाहरण है, तो ये भी है अनुनाद का। जब किसी स्थान पर 2 लाउड स्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को इनकी ध्वनि नहीं सुनाई देती, इसका कारण है तो व्यतिकरण, इसका कारण व्यतिकरण है। चलिए नेक्स्ट है, समुद्र में स्थान स्थान पर ऊंचे प्रकाश घर यानी लाइट हाउस बनाए जाते हैं, जहां से बड़े बड़े सायरन बजाकर जहाजों को संकेत भेजे जाते हैं। कभी कभी जहाज नीरो क्षेत्र यानी कि साइलेंस जोन में पहुंच जाते हैं, जहां सायरन की ध्वनि सुनाई नहीं देती है। यह नीरो क्षेत्र ध्वनि तरंगों के किस गुण के कारण निर्मित होते हैं, तो ये निर्मित होते हैं व्यतिकरण के कारण। जब हम कमरे के अंदर बैठे रहते हैं तो यद्यपि हम बराबर के कमरे में बातचीत करने वाले व्यक्तियों को देखते हैं तो नहीं, परंतु उनकी आवाज़ अवश्य सुन लेते हैं। इसका कारण है ध्वनि का विवर्तन, इसका आंसर होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं, तो डॉपलर प्रभाव कहते हैं। डॉपलर प्रभाव संबंधित है, तो ध्वनि से संबंधित है डॉपलर प्रभाव। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसे किस घटना के कारण होता है, तो ये भी है डॉपलर इफेक्ट के चलते ही होता है ये सब। नेक्स्ट है, ये भी देखिए एसएससी में पूछा गया है, आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु में शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रश्न की निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ध्वनि के वेग के बारे में पूछा गया यहाँ पे। तो ठोसों में अधिकतम और गैसों में न्यूनतम होता है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? तो 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगे परस्रव्य तरंगे कहलाती हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, देखिए सभी एग्जाम के क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो औरक्त तरंग। ठीक है। निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि का चाल सबसे अधिक होती है? तो यहाँ पे ठोस में होगा ना, ठोस यहाँ पे लकड़ी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। देखिए सब एग्जाम के क्वेश्चन है ये। एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है तो वायुयान की चाल कितनी है? तो 664 मीटर प्रति सेकंड। लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की वेग की गति अधिकतम होगी? तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो ठोस में होगा, यानी लोहा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए सब एग्जाम के क्वेश्चन है। एक जैव पद्धति जिसमें परस्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है, तो सोनोग्राफी इसका आंसर होगा। कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं करती हैं? तो ध्वनि में संचरण नहीं करती है। यहाँ पे ये दिया हुआ है, मतलब वायु, जल एवं इस्पात में ध्वनि का वेग। तो सिंपल सी बात है, क्रम वाइज हो जाएगा। इस्पात में सबसे ज़्यादा होगा, फिर जल में होगा, तब वायु में होगा, यानी इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, सॉलिड, वाटर, तब एयर होगा। चलिए नेक्स्ट है। ये सभी देखिए एग्जाम के क्वेश्चन है। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं, तो अभी मैंने आपको बताया निर्वात में नहीं चल सकती हैं। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिजु रेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? तो उसको सोनार कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। देखिए सब एग्जाम के क्वेश्चन है। पराध्वनिक विमान नामक एक प्रघाती तरंग पैदा करता है, तो परस्रव्य तरंग। इको साउंडिंग प्रयोग होता है, तो इको साउंडिंग प्रयोग होता है समुद्र की गहराई मापने में। एकॉस्टिक विज्ञान है, तो ध्वनि से संबंधित है एकॉस्टिक विज्ञान। चलिए नेक्स्ट है। मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी 60 डेसिबल। मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर है 60 डेसिबल। ठीक है, चलिए अब 2 क्वेश्चन आखिरी में मैं आप लोगों से पूछूंगा। देखिए दोनों एसएससी के क्वेश्चन है। ये प्रश्न है कि निगम्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को कहते हैं। तो इन दोनों का तो आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसको सोनार बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म मैंने आपसे पूछ लिया है। मेघ गर्जना सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है, जिससे कि दोनों कानों के कर्णपटल पर वायु के दाब को बराबर करने के लिए। ठीक है, और अभी आखिरी के 2 क्वेश्चन आप लोगों से होमवर्क हैं। ये दोनों पूछे गए एग्जाम में, यूपी SSC में और एसएससी में। क्वेश्चन नंबर 87 और 88 आपका होमवर्क है। ठीक है, तो इसका आंसर करिए सभी लोग, और वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियोस लाऊं तो आपके पास आसानी से पहुंच सके। सभी सब्जेक्ट्स के प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, जो देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। जनरल साइंस का तो मैंने जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लगभग सब टॉपिक वाइज कंप्लीट करा रखा है। देखना है आपको, इसी तरह के वीडियोस आपको मिल जाएंगे, जिससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और प्रिपरेशन भी अच्छा होगा। मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, आप आंसर कर देना। 87 है कि वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है? ऑप्शन है तरंग दैर्घ्य, विस्तार, आवृत्ति, तीव्रता। और ये क्वेश्चन है कि किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है? महो से, हेनरी से, लक्स से, डेसिबल से। तो इन दोनों का आप आंसर करिए कमेंट सेक्शन में, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियोस लाऊं तो आपके पास आसानी से पहुंच सके। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सब जगह फॉलो कर सकते हैं। सभी चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।